hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will start next method to calculate slope and deflection, and the next method is method number 3, that is moment area method. Now this method is also called as Mohr's method. Now students देखिए, अभी तक हमने जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमने कैसे कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बट नाउ इन दिस मेथड, और इसके आगे एक दो मेथड और पढ़ेंगे, इन दीज मेथड्स हम क्या करेंगे, हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यूज करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने वाले। नाउ सिंस हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट मीन्स इस मेथड में उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि इस मेथड में हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स इस मेथड से अगर आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है जितना कैलकुलेशन आप कर रहे थे इन द फर्स्ट टू मेथड्स। दैट इज वाई ये मेथड ऑब्जेक्टिव इससे काफी बनते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस मेथड इज important for objective point of view in your GATE as well as in engineering services examination. ठीक है, अदर दैन दिस जो EAC का मेंस है, पर्टिकुलरली फॉर सिविल, EAC के मेंस में वो डायरेक्टली क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन में ही लिख देता है कि इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। तो EAC मेंस के लिए भी ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि EAC मेंस में वो डायरेक्टली मेंशन कर देता है कि आपको किससे सॉल्व करना है, एरिया मोमेंट मेथड से सॉल्व करने। सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर कन्वेंशनल। ठीक है, तो हम उसी अप्रोच से अपना आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ हम जब भी मेथड पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सूटेबिलिटी। ठीक है, कि वो किस कंडीशन में सुटेबल है, किस टाइप का लोडिंग के लिए सुटेबल है। नाउ दिस मोमेंट एरिया मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक। यस, अभी तक जो हमने दोनों मेथड्स पढ़ी थी, दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकॉलेस मेथड, उन दोनों मेथड्स में देयर वाज अ मस्ट कंडीशन कि जो क्रॉस सेक्शन है दैट क्रॉस सेक्शन मस्ट बी प्रिज्मेटिक, दैट इज द वैल्यू ऑफ EI मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, EI का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। बट इन दिस मेथड हम अगर EI का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो भी हम उसके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ द मेंबर्स, जो भी स्ट्रक्चर में मेंबर्स है, उन मेंबर्स का EI कांस्टेंट नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि इस मेथड में हम क्या यूज करने वाले हैं, इस मेथड में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यूज करने वाले हैं। तो ये मेथड उन स्ट्रक्चर्स के लिए, उन लोडेड डायग्राम्स के लिए इजी हो जाता है जिनके लिए आप इजीली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर किसी स्ट्रक्चर का, किसी लोडेड डायग्राम का आप इजीली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, देन दिस मेथड इज एप्लीकेबल, क्योंकि आप बेंडिंग मोमेंट इजीली बना लेंगे तो आगे का प्रोसीजर आप इजीली कर लेंगे। सो प्लीज राइट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स। दिस मेथड इज एडवांटेजियस when it is easy to draw M by EI diagram, ब्रैकेट में लिखे, that is बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI डायग्राम क्या होता है अभी आप समझ लीजिए। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं देन दिस मेथड इज वेरी एडवांटेजेस। थर्ड पॉइंट लिखे, दिस मेथड गिव्स वेरी क्विक रिजल्ट व्हेन इट इज इजी टू फाइंड एरिया एंड सेंट्रॉइड ऑफ अबोव मेंशन्ड M by EI डायग्राम। Now next point लिखिए, if point of zero slope and zero deflection is known, then this method is most convenient. So this method can be suitably applied for simply supported beam with symmetrical loading and cantilever beams with concentrated load, concentrated moment and UDL,
कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एंड यूडीएल। ठीक है, अगर आप M/EI डायग्राम का एरिया एंड CG इजीली निकाल लेते हैं देन दिस मेथड इज वेरी 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 एडवांटेजेस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपने बना लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है पैराबोलिक, क्यूबिक पैराबोलिक, तो उसका एरिया निकालना एंड CG निकालना डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपको ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है, ऐसा बेंडिंग डायग्राम बन के आ रहा है स्ट्रक्चर का, जिसका आप एरिया इजीली निकाल सकते हैं, जिसका CG इजीली निकाल सकते हैं, उस केस में दिस मेथड इज वेरी 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 एडवांटेजेस और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। दैट इज वाई ये बोला जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। नाउ अब इस मेथड को समझते हैं, ये मेथड है क्या, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नाउ ये जो मेथड है, दिस मेथड इज मोहर्स मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि मोहर ने 2 थ्योरम दिए थे एंड उन 2 थ्योरम पर बेस्ड ही ये पूरा का पूरा मेथड है, दैट इज एरिया मोमेंट मेथड है। नाउ मोहर की थ्योरम को हम समझेंगे, इसके पहले मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। सो जैसा कि मैंने बोला, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर कैंटिलीवर बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। सो आई एम कंसिडरिंग अ कैंटिलीवर बीम. So this is a cantilever beam. Suppose this is point O, this is point B, and somewhere here it is point A, and this beam is subjected to a point load P. ठीक है, the beam is subjected to a point load P. Now इसके लिए हम क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं? You will say yes, easily बना सकते हैं, हमने ऑलरेडी कई बार बनाया हुआ है। So this is the bending moment diagram. कैसा आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? It will be a straight line, डिग्री 1, यहाँ पे आएगा वैल्यू 0 एंड हियर द वैल्यू इज PL. सपोज द लेंथ ऑफ द बीम इज L. लेंथ कितना है? L है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ट्रायंगुलर. so this is what, this is BMD. now I am assuming कि this structure is prismatic. prismatic है मतलब इसका EI is constant. ठीक है, द स्ट्रक्चर इज प्रिज्मेटिक मतलब इसका EI क्या है? EI इज कांस्टेंट. दैट मीन्स अगर मैं M/EI डायग्राम बनाऊंगा तो क्या शेप सेम आएगा? M/EI डायग्राम का मतलब क्या है? सपोज इसका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है पॉइंट O पर, द बेंडिंग मोमेंट इज 100, तो मुझे M/EI डायग्राम बनाना है, मतलब 100 को डिवाइड करना है EI से, एंड आई सपोज कि EI इज 10, कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, EI की वैल्यू कितनी है? 10. सो बेंडिंग मोमेंट इज 100 एंड EI इज 10, सो 100/10 इज व्हाट? तो यहाँ पे आ जाएगा 10. ठीक है, ऐसे हर सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है वो क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा. एंड पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? वो तो 0 है, 0/10 इज ऑल्सो 0. सो M/EI डायग्राम भी कैसा होगा? M/EI डायग्राम विल ऑल्सो बी ट्राइंगुलर, बस क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लाइक दिस. पहले मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, अभी मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. हियर वैल्यू विल बी 0, हियर वैल्यू विल बी PL/EI. दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज कॉल्ड एज M/EI डायग्राम. दोनों में ही वैल्यू क्या होगी? निगेटिव. ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्या होता है M/EI डायग्राम? M/EI डायग्राम इज नथिंग, बेंडिंग मोमेंट में जो हर पॉइंट पे मोमेंट का वैल्यू आ रहा है उसको EI से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? M/EI डायग्राम. अब यहाँ पे मैंने अज्यूम किया था कि EI इज कांस्टेंट, हो सकता है EI कांस्टेंट नहीं हो, EI भी इस तरीके से ट्रायंगुलरली वेराई कर रहा हो, दैट मीन्स पॉइंट O पे EI की वैल्यू कितनी है? PL, एंड पॉइंट B पर EI की वैल्यू कितनी है? 0. इस तरीके से EI भी ट्रायंगुलरली वेराई कर रहा है. सो M/EI डायग्राम में आप क्या करेंगे? M/EI डायग्राम में पॉइंट O पर कितना लग रहा है बेंडिंग मोमेंट? PL. इसको आप EI से डिवाइड करोगे तो PL/PL. सपोज EI का मैग्नीट्यूड भी 100 ही आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 है एंड वेरिएशन इज लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या होगा? 100/100 तो 1. यहाँ पे क्या होगा? 0/0 तो वो भी 1. तो यहाँ पे M/EI डायग्राम कैसा आ जाएगा? इट विल बी रेक्टेंगुलर लाइक दिस. समझ में आया? सो
एम बाई ई आई डायग्राम इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट को आपको डिवाइड करना है किससे, ई आई से। हर पॉइंट पे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 100 आ रही है, अब ई आई जो भी दिया है उससे यहाँ पे डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे एम बाई ई आई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सपोज सेंटर में वैल्यू आ रही होगी 50, अब यहाँ पे सेंटर में देखो ई आई का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ई आई का वैल्यू भी आ रहा है 50 तो 50 को 50 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो हर पॉइंट पे आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट में जो भी वैल्यू आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का उसको डिवाइड कर देना है किससे, ई आई से। तो आपको क्या मिल जाएगा, एम बाई ई आई डायग्राम, ठीक है। अगर ई आई कॉन्स्टेंट है, सपोज ई आई इज कॉन्स्टेंट 10, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 100 थी, 100 बाय 10 इज 10, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम हो गया। सेंटर में अगर यहाँ पे 100 है यहाँ पे 0 है तो सेंटर में मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 50 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 5, तो ये सेम ही आएगा। यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। समझ में आया। सो एम बाई ई आई डायग्राम इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हर वैल्यू को आपको क्या करना है, हर वैल्यू को डिवाइड कर देना है विथ ई आई, ठीक है, जो भी ई आई दिया हुआ है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ई आई कॉन्स्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि ई आई का अलग अलग वैल्यू लेकर भी देख लेंगे। सो ये हमने बना लिया एम बाई ई आई डायग्राम, ये हमने बना लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, जो भी काम है वो सारा का सारा किससे होगा, एम बाई ई आई डायग्राम से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर मूविंग फर्दर मुझे एक चीज और यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, दैट इज इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस मेथड को करने से पहले, इस मेथड को समझने के लिए। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का इलास्टिक कर्व का क्या मतलब होता है, इलास्टिक कर्व का मतलब होता है कि ये जब आपने लोड लगाया तो लोड लगाने की वजह से इलास्टिक डिफॉर्मेशंस हुए होंगे इसमें कुछ, एंड ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये स्ट्रक्चर का फाइनल शेप कैसा हो गया है, ठीक है। आपने जब लोड लगाया तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुए, एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद इस स्ट्रक्चर का फाइनल शेप कैसा हो गया है। इलास्टिक कर्व को इलास्टिक कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि दैट कर्व इज अंडर द लोडिंग, लोडिंग करने के बाद वो कर्व हमें मिला है, लोडिंग करने के बाद स्ट्रक्चर का वो डिफॉर्म शेप आया है। अगर हम लोड हटा लेंगे तो मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व बोलते हैं। अगर लोड हटा दोगे तो इलास्टिक कर्व क्या हो जाएगा, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर का इलास्टिक कर्व बनाऊं तो आप मुझे बताइए क्या पॉइंट ओ पे कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा, पॉइंट ओ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा, यू विल से नो, पॉइंट ओ पर कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज पॉइंट ओ इज अ फिक्स सपोर्ट, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, तो कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सिमिलरली क्या पॉइंट ओ पे कोई स्लोप आएगा, पॉइंट ओ पे कोई स्लोप आएगा, यू विल से नो, पॉइंट ओ इज अ फिक्स सपोर्ट, पॉइंट ओ एक फिक्स सपोर्ट है तो उस पर कोई स्लोप नहीं आएगा। तो पॉइंट ओ पे ना स्लोप आएगा ना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। पॉइंट पी पे क्या डिफ्लेक्शन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, यू विल से यस, पॉइंट पी पे डेफिनेटली डिफ्लेक्शन आएगा, बिकॉज पॉइंट पी पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पॉइंट बी पर वर्टिकल डायरेक्शन में डेफिनेटली डिफ्लेक्शन आएगा। पॉइंट बी पर कोई स्लोप आएगा, यू विल से यस, पॉइंट बी पर स्लोप आएगा, पॉइंट बी पे रोटेशन आएगा। क्यों, पॉइंट बी पे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो पॉइंट बी में रोटेशन भी आएगा, स्लोप भी आएगा, डिफ्लेक्शन भी आएगा। सो इफ आई ड्रॉ इलास्टिक कर्व, सो इलास्टिक कर्व विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा एग्जैगरेटेड वे में ही बनाऊंगा मैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, बट मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा एग्जैगरेटेड वे में बना रहा हूँ, अदरवाइज इतना डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बहुत माइनर डिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ समझने के लिए मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ। नाउ ये जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए, क्या ये सेंटर में है, नो, दिस पॉइंट इज नॉट एट सेंटर, कहीं भी हो सकता है, एक रेंडम पॉइंट लिया है मैंने, ठीक है। इसका डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओ, पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज स्मॉल एक्स, ठीक है। ये एक रैंडम पॉइंट है। नाउ अब हम चलते मोहर की मेथड पे, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड पे। नाउ मोमेंट एरिया मेथड का फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, देखिए द फर्स्ट थ्योरम
उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम सब जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसके देयर आर सम लिमिटेशंस, तो हम उसके लिमिटेशन भी पढ़ेंगे आगे, पर पहले थ्योरम देखते हैं। सो मोमेंट एरिया मेथड का या मोहर का फर्स्ट थ्योरम क्या बोलते हैं? मोहर का फर्स्ट थ्योरम बोलता है द चेंज इन एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, द चेंज इन एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्या बोला फर्स्ट थ्योरम ने? द चेंज इन एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच पे चेंज इन एंगल, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में m बाई ए आई डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। सो इफ आई राइट चेंज इन एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में चेंज इन एंगल कितना हो जाएगा? m बाई ई आई डायग्राम के एरिया के बराबर। तो मैं आपको बताता हूँ m बाई ई आई डायग्राम का एरिया बिटवीन पॉइंट A and B. So this is the area of M by EI diagram between point A and B. मैं इसको क्या डिनोट कर रहा हूँ? इसको A से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सो द चेंज इन एंगल बिटवीन पॉइंट A and B is equals to what? Is equals to A. I will write area A. समझ में आया? ये बोला था क्या? ये बोला था मोहर के फर्स्ट थ्योरम में। द चेंज इन एंगल between two points is equals to area of m by ei diagram between these two points, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे पहला क्लैरिफिकेशन, चेंज इन एंगल का क्या मतलब है? चेंज इन एंगल थीटा ए माइनस थीटा बी है या थीटा बी माइनस थीटा ए है। चेंज इन एंगल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, चेंज इन एंगल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, ठीक है। तो वन से टू में चेंज पूछ रहे हैं, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। यू विल ऑलवेज राइट फाइनल माइनस इनिशियल। सो इसका क्लैरिफिकेशन है फाइनल माइनस इनिशियल। सो ऑलवेज यू विल राइट फाइनल माइनस इनिशियल। द चेंज इन एंगल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, तो 2 माइनस वन, ठीक है। हमेशा क्या करोगे? 2 माइनस वन, मतलब ऑलवेज यू विल राइट फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लिखोगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल। दैट मीन्स थीटा बी माइनस थीटा ए इज करेक्ट। सो थीटा बी माइनस थीटा ए इज व्हाट? इट इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। समझ में आया? The change in angle from point 1 to point 2 is equals to area of m by ei diagram between these two points, ठीक है। अब from point 1 to point 2 का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज थीटा बी माइनस थीटा ए। अब ये समझिए कि थीटा बी थीटा ए ये क्या होता है? ये क्या है भाई? थीटा बी थीटा ए। तो हम समझते हैं व्हाट इज दिस थीटा बी एंड व्हाट इज दिस थीटा ए। नाउ if you draw a tangent at point A, तो देखिए मैं पॉइंट A पर टेंजेंट बना रहा हूँ। नाउ अब आप पॉइंट A के डिफ्लेक्टेड शेप में टेंजेंट बनाएंगे। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं? पॉइंट A के ओरिजिनल शेप पे, इनिशियल शेप पे, इस पे बना देते हैं टेंजेंट। सो कहाँ पे बनाना है आपको टेंजेंट? डिफ्लेक्टेड शेप पे, पॉइंट A के डिफ्लेक्टेड शेप पे टेंजेंट बनाना है। सो दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट A। नाउ इस टेंजेंट का एंगल फ्रॉम द इनिशियल अलाइनमेंट, इस टेंजेंट का एंगल फ्रॉम द इनिशियल अलाइनमेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा ए। समझ में आया? जिस भी पॉइंट पे आपको थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है, तो क्या करोगे? उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाएंगे एंड इस टेंजेंट का एंगल फ्रॉम द इनिशियल अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, वो क्या दे देगा आपको? वो आपको दे देगा स्लोप एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे
and the angle of that tangent from the initial alignment of the structure will give you what? Will give you slope at that point. So थीटा ए आ गया. Now थीटा बी देखिए, पॉइंट बी के डिफ्लेक्टेड शेप पे टेंजेंट बनाइए. तो दिस इज टेंजेंट एट डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ पॉइंट बी एंड इनिशियल अलाइनमेंट क्या है पॉइंट बी पर. दिस इज द इनिशियल अलाइनमेंट. सो थीटा क्या हो जाएगा? दिस इज थीटा बी. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे भी आपको थीटा निकालना है उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा आपको? उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा. उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन फ्रॉम द इनिशियल अलाइनमेंट. इनिशियल अलाइनमेंट क्या था? हॉरिजॉन्टल. तो इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन फ्रॉम द इनिशियल अलाइनमेंट दैट इज हॉरिजॉन्टल विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू स्लोप एट दैट पॉइंट. ठीक है, समझ में आया? सो यू विल ऑलवेज राइट फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, थीटा बी माइनस थीटा ए, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे. फाइनल माइनस इनिशियल. कभी भी थीटा ए माइनस थीटा बी नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल. सो प्लीज राइट थ्योरम नंबर 1. द चेंज इन स्लोप फ्रॉम सेक्शन ए टू बी, ब्रैकेट में लिखे थीटा बी माइनस थीटा ए, और लिखे ब्रैकेट में that is final minus initial, will be equals to area of M by EI diagram between point A and B. So theta B minus theta A, this is equals to area A. Now अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की. हमने ये तो बता दिया that the change in slope from point A to B, that is theta b minus theta a, final minus initial, is equals to area of M by EI diagram between A and B. ये तो समझ में आएगा. अब देखिए, हमें एक स्ट्रक्चर दिया था. ठीक है, दिस वाज द गिवन स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर का हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया. ठीक है, गुड. इस स्ट्रक्चर का हमने M by EI डायग्राम बना लिया. ठीक है, वेरी गुड. इस स्ट्रक्चर में दो पॉइंट्स थे हमारे पास A एंड B. ठीक है, हमने उन दोनों पॉइंट्स के बीच में M by EI डायग्राम का एरिया भी निकाल लिया. ठीक है, हमने इस दोनों पॉइंट्स के बीच में M by EI डायग्राम का एरिया भी निकाल लिया. एंड इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज भी पुट कर दी दैट थीटा बी माइनस थीटा ए इज एरिया. पर इससे क्या मिला हमें? इससे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है. दिस इज ओनली वन इक्वेशन. और अननोन कितने? थीटा बी एंड थीटा ए, दो अननोन्स है. समझ में आया आपको? आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, आपने M by EI डायग्राम बना लिया, आपने दो पॉइंट्स के बीच में एरिया भी निकाल लिया M by EI डायग्राम का, और आपने इस इक्वेशन में पुट भी कर दिया. पर आपको इससे मिला क्या? एक इक्वेशन थीटा बी माइनस थीटा इज इक्वल टू एरिया. उससे ना थीटा बी मिला ना थीटा ए मिला. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही इस मेथड का, इस थ्योरम का यही लिमिटेशन है कि ये थ्योरम आपको एक इक्वेशन देती है, दो अननोन्स देती है. ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्या दे रही है? ये इक्वेशन आपको एक इक्वेशन दे रही है और दो अननोन से थीटा बी थीटा है. तो इस इक्वेशन को आप तब तक यूज नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको थीटा बी या थीटा ए में से कोई एक वैल्यू नहीं पता हो. अगर आपको थीटा बी या थीटा ए में से कोई एक वैल्यू पता है तो आप डेफिनेटली इस इक्वेशन को इजीली यूज करके दूसरे पॉइंट पे थीटा निकाल सकते हो. पर आपको किसी एक पॉइंट पे थीटा पता होना चाहिए इन दिस स्ट्रक्चर. अगर इस स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट पे या तो बी या तो ए या जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसमें से किसी एक पॉइंट पे आपको थीटा पता है तो इस इक्वेशन को यूज करके आप दूसरे पॉइंट्स पर थीटा निकाल सकते हैं इजीली. बट लिमिटेशन क्या है? एक पॉइंट पे थीटा पता होना चाहिए, या तो बी पे पता होना चाहिए या तो ए पे पता होना चाहिए. नाउ अब इस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है आप ये देखिए. इस लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सकता है बाय यूजिंग एंड कंडीशंस. देखिए एंड कंडीशन वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. कहाँ पे? इन मैकॉलेज मेथड, इन डबल इंटीग्रेशन मेथड. एंड एंड कंडीशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है. कैसे? अब आपको इस स्ट्रक्चर में पता है, कि इस पॉइंट पे क्या है? थीटा जीरो है. पॉइंट ओ पे क्या है? थीटा जीरो है. तो इस पॉइंट ए को खींच के ले आओ पॉइंट ओ पे. इस पॉइंट ए को खींच के ले आओ कहाँ पे? पॉइंट ओ पे. अगर इस पॉइंट ए को आपने खींच के ले आए पॉइंट ए को खींच के ले आए पॉइंट ओ पे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. यू विल राइट
थीटा बी माइनस थीटा ओ इज एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एरिया, फुल एरिया ऑफ एम बाई ई डायग्राम। समझ में आया? सो इस इक्वेशन की, इस थ्योरम की एक लिमिटेशन है। इस थ्योरम को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको ये दोनों थीटा में से कोई एक थीटा पता हो। मतलब स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट पर थीटा पता होना चाहिए, तो आप दूसरे पॉइंट का थीटा निकाल सकते हैं। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एम बाई आर डायग्राम का एरिया ले लीजिए। तो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर में पता था दैट थीटा एट पॉइंट ओ इज व्हाट, थीटा एट पॉइंट ओ इज 0। पॉइंट ओ पर थीटा क्या है, पॉइंट ओ पर थीटा 0 है। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए को स्ट्रेच करके ले आए पॉइंट ओ पे। सो डिफरेंस ऑफ थीटा बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम। मतलब ये पूरा एरिया आ गया। सो वो आपके दे देगा क्या, आपको दे देगा द वैल्यू ऑफ थीटा बी माइनस थीटा ओ तो 0 है, दैट मीन्स थीटा बी मिल गया। सो कैलकुलेट कर लेते। द अबोव स्टेटमेंट कैन बी सेड एज the change in slope from section O to section B, that is theta B minus theta O, will be equals to area of M by EI diagram between point O and B, between point O and B। निकाल लीजिए। So can I write theta B minus theta O is area of M by EI diagram between O and B। Now theta O तो हमें पता है theta O is 0। क्यों theta O 0 है, बिकॉज इट इज फिक्स सपोर्ट। अब एरिया निकालिए M by EI डायग्राम का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। दिस इज पॉइंट O, दिस इज B। सो दिस इज हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज L, हाइट इज PL by EI। So I will write theta B is equals to minus of half into base is L and height is PL by EI। So theta B कितना हो गया, माइनस PL स्क्वायर अपॉन 2EI, माइनस PL स्क्वायर अपॉन 2EI। माइनस क्यों आया, बिकॉज दिस M by EI डायग्राम इज व्हाट, दिस M by EI डायग्राम इज नेगेटिव। एंड हमें पता है स्लोप का हम कैसे देखते हैं, साइन कन्वेंशन। स्लोप का साइन कन्वेंशन देखते हैं हम बाय कोऑर्डिनेट, दैट पॉजिटिव x टू पॉजिटिव y इज पॉजिटिव। स्लोप का कैसे देखते हैं, साइन कन्वेंशन बाय कोऑर्डिनेट, दैट पॉजिटिव x टू पॉजिटिव y इज पॉजिटिव। तो हमें पता है टॉप इज पॉजिटिव y ऑलवेज, बॉटम इज नेगेटिव y ऑलवेज। ठीक है, टॉप पॉजिटिव y होता है, बॉटम नेगेटिव y होता है। अब हमें पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x फिक्स करना है। पॉजिटिव x नेगेटिव x कैसे फिक्स करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को, देखिए इस इक्वेशन को। द चेंज इन एंगल फ्रॉम थीटा ओ टू थीटा बी, फ्रॉम थीटा ओ टू थीटा बी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो रेफरेंस इनिशियल है कि फाइनल है, द चेंज इन एंगल फ्रॉम थीटा ओ टू थीटा बी, द चेंज इन एंगल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो रेफरेंस क्या लोगे, इनिशियल या फाइनल? फाइनल का थीटा निकाल रहे हो विथ रेफरेंस टू इनिशियल, तो हमेशा 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 रेफरेंस क्या लोगे, इनिशियल। सो रेफरेंस इज इनिशियल, रेफरेंस इज ओरिजिन, सो दिस इज ओ। समझ में आया? अब ओ के रिस्पेक्ट में देखो बी किधर है, ओ के रिस्पेक्ट में दिस इज बी ऑन द राइट साइड। देखिए इन द फिगर ओ के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, B इज इन दी राइट साइड। तो O के रिस्पेक्ट में B कहाँ पे आएगा, B इज इन दी राइट साइड। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, आपको यहाँ से मिल जाएगा पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x। तो आपने कोऑर्डिनेट बना लिया, अब तो आप इजीली बता सकते हैं। हमें पता है दैट पॉजिटिव x टू पॉजिटिव y इज पॉजिटिव, पॉजिटिव x टू पॉजिटिव y इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। दैट मीन्स थीटा बी क्या है, थीटा बी इज इक्वल टू PL स्क्वायर अपॉन 2EI क्लॉकवाइज। थीटा बी क्या है, PL स्क्वायर अपॉन 2EI क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ से फिजिकली भी दिख जाता है, कैसा लग रहा है, ये था, दिस वॉज द इनिशियल पोजिशन, थीटा बी की दिस वॉज द इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन ये है। तो इनिशियल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है ना, इनिशियल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है ना, सो थीटा बी क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो इजी स्ट्रक्चर है, तो आपको समझ में आ जा रहा है।
अभी यहाँ पे 4 लोडिंग लग जाएगी ना, तो आप ना इलास्टिक कर्व बता पाओगे ना, आप समझ पाओगे थीटा भी क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वहां पे कुछ समझ में नहीं आता है। वहां पे सिर्फ एक ही चीज आपकी हेल्प करती है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर ये क्या समझाते हैं आप, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बड़े बड़े फैकल्टीज ने डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से यूज करना है, बिकॉज ये जो एरिया मूवमेंट मैथड है, दिस मैथड इज वेरी इजी, ये मैथड बहुत इजी है, पर इसमें आप गलती करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलती कर दी। आप आंसर वहां पे बढ़िया गेट में जाओगे, एरिया मूवमेंट मैथड से मस्त आप सॉल्व करके आओगे, और बाहर आओगे आप बोलोगे नहीं मेरा एरिया मूवमेंट वाला मैथड तो बिल्कुल सही है, +2 है, मेरे सॉल्यूशन देखोगे -0.66। बोल रहा हूं मैं, डेफिनेटली होएगा। जब तक इसके डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, ये मैथड जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा गलती कर देते हैं इसमें। स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रहता है इसमें कि हाँ एरिया मूवमेंट से मैं सॉल्व कर लूंगा क्योंकि इजी है ना एरिया निकालना, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, बट वो मिस्टेक कर देता है। हमको मिस्टेक नहीं करना है। तो यहां से हमने समझा कि एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर केस एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया आपको, पहला थ्योरम समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, सो प्लीज राइट। नाउ सेकेंड थ्योरम जो है, सेकेंड थ्योरम टॉक्स अबाउट डिफ्लेक्शन। द फर्स्ट थ्योरम किसके बारे में बात कर रहा था? फर्स्ट थ्योरम बात कर रही थी स्लोप के बारे में, एंड सेकेंड थ्योरम टॉक्स अबाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम था स्लोप के बारे में, सेकंड थ्योरम है डिफ्लेक्शन के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस वाज द डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है, डिफ्लेक्टेड शेप एंड M/EI डायग्राम है ये। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कोई काम नहीं, उसको मैंने हटा दिया है। डिफ्लेक्टेड शेप एंड M/EI डायग्राम है। पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट डिफ्लेक्टेड शेप और मैं डिस्कस करूंगा अबाउट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है? कैन आई से दैट दिस इज डेल्टा ए, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। दिस इज डेल्टा ए, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। नाउ दिस वैल्यू, नाउ दिस कैन आई राइट दिस इज इक्वल्स टू थीटा ए इंटू ए बी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंस थीटा ए इज वेरी 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 स्मॉल, तो tan थीटा ए इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू थीटा ए। सो tan थीटा ए की वैल्यू क्या थी? इट इज दिस डिफ्लेक्शन अपॉन ए बी। तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया? tan थीटा इंटू ए बी। tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा ए, तो थीटा ए इंटू ए बी। इसको आप एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से भी समझ सकते हैं, वन इन द सेम थिंग। सो थीटा ए इंटू ए बी क्या आ गया? दिस डिफ्लेक्शन। एंड देयर इज वन मोर डिफ्लेक्शन विच इज दिस, इसको हम बोलते हैं डेल्टा बी बाय ए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा बी बाय ए। नाउ अब मैं इस तरीके से क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज ये जो तीनों डिफ्लेक्शन है, ये तीनों डिफ्लेक्शन मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों डिफ्लेक्शन मिलके आपको बताते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, दैट इज डेल्टा बी। समझ में आया? सो डेल्टा एट बी अगर मुझे लिखना है तो डेल्टा एट बी में क्या लिखूंगा? डेल्टा एट बी दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एट ए प्लस थीटा एट ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए। समझ में आया? डेल्टा एट बी क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एट ए प्लस थीटा एट ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए। नाउ ये डेल्टा बी बाय ए क्या है आप ये समझिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसी के बारे में ये मोहर का सेकेंड थ्योरम बात करता है। नाउ डेल्टा बी बाय ए, दिस वैल्यू इज व्हाट? नाउ डेल्टा बी बाय ए इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू
टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये क्या है, ये दिस लाइन इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पर टेंजेंट है। तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट जारी है इसके रिस्पेक्ट में बी पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज दिस। समझ में आया? सो डेल्टा बी बाय ए इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। नाउ इस टर्म को मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ एक बार और डायग्राम बना के। नाउ सपोज दिस इज अ कैंटिलीवर बीम एंड इस बीम का डिफ्लेक्टेड शेप इज लाइक दिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने डिफ्लेक्शन बनाया ताकि आपको समझ में आए। नाउ दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट बी एंड मैं अब 3-4 पॉइंट्स ले लेता हूँ। दिस इज सपोज ए, दिस इज सी एंड सपोज दिस इज डी। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस डेल्टा बी बाय ए। डेल्टा बी बाय ए क्या है? नाउ ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी डैश। ठीक है, दिस इज बी डैश। सो मैं जो भी बात करूँगा वो बी डैश के लिए बात करूँगा। ठीक है, हम जो भी अभी डिस्कशन करेंगे दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी डैश। बी डैश की बात करेंगे या बी की बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ टेंजेंट एट पॉइंट ए। आई एम मेकिंग टेंजेंट एट पॉइंट ए। सो दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड दिस डिफ्लेक्शन इज डेल्टा बी बाय ए, दैट इज deflection of point B with respect to tangent at point A. Deflection of point B with respect to tangent at point A. सेकेंड देखिए, सेकेंड टेंजेंट बना रहा हूँ मैं। नाउ दिस इज द सेकेंड टेंजेंट। नाउ इसमें देखिए आप, दिस इज डेल्टा बी बाय सी, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ये डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी। नाउ थर्ड टेंजेंट बना रहा हूँ मैं। सो दिस इज द थर्ड टेंजेंट। नाउ दिस थर्ड टेंजेंट विल गिव यू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट डी। देखिए, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट डी, टेंजेंट एट पॉइंट डी, and this is deflection of point B with respect to tangent at point D। समझ में आ रहा है? सो डिफ्लेक्शन कहाँ से बता रहा है? इनिशियल पोर्शन से नहीं बता रहा है, किसी दूसरे पॉइंट पर टेंजेंट से बता रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में क्या हम पॉइंट बी का जो डिफ्लेक्शन है इनिशियल पोजीशन से नहीं बता रहे, किसी दूसरे पॉइंट पे। सपोज ये पहला क्यों बताया मैंने, ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाया उसके रिस्पेक्ट में बताया, फिर दूसरा मैंने सी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया उसके रिस्पेक्ट में बताया, फिर डी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया उसके रिस्पेक्ट में बताया। अब देखिए एक लास्ट टेंजेंट बना रहा हूँ एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर देखिए टेंजेंट बना रहा हूँ, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ओ and the value of deflection of point B with respect to tangent at point O is this। समझ में आया? The deflection of point B with respect to tangent at point O is this total deflection. This is equals to nothing but what? This is equals to what? This is equals to delta B total deflection at point B, that is net deflection at point B। अब ये इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसे अलग अलग टेंजेंट बना के बता रहा हूँ आपको, क्या मतलब है इन सब का, फालतू का सरदर्दी देते हैं सर। बिकॉज मोहर का सेकेंड थ्योरम यही बोलता है, मोहर का सेकेंड थ्योरम बोलता है द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट अनदर पॉइंट, और यू कैन से द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट अदर पॉइंट is equals to moment of m by ei diagram between these two points। ठीक है, the deflection at a point with respect to tangent at another point is equals to moment of m by ei diagram between these two points।
डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट अनदर पॉइंट। तो जो सेकेंड थ्योरम है वो आपको डायरेक्टली डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, वो आपको डिफ्लेक्शन क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड ए। सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी, मतलब ये वाला वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड सी। Similarly, deflection of point B with respect to tangent at point D, that is ये वाला deflection, this is equals to what? This is equals to moment of M by EI diagram between B and D. And last, deflection of point B with respect to tangent at point O, मतलब ये वाला deflection, this is equals to what? Moment of M by EI diagram between point B and O. M by EI diagram का moment between point E and O. So deflection of point with respect to tangent at another point is equals to moment of M by EI diagram between those two points. ठीक है, ये क्या है, ये है मोहर का सेकेंड थ्योरम। इसके लिए हम इतना ये सब पूजा पाठ कर रहे थे, समझ में आया। सेकेंड थ्योरम तो हम समझा ही देंगे आपको, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज डिफ्लेक्शन ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट अनदर पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट अनदर पॉइंट्स, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो डेल्टा बी बाई ए क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। डेल्टा बी बाई सी क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी। डेल्टा बी बाई डी क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट डी। एंड डेल्टा बी बाई ओ क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ओ। सो प्लीज राइट द डिफ्लेक्शन ऑफ अ सेक्शन बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट at section A, that is delta B by A, will be equals to moment of area of M by EI diagram between point A and B about B. इसको आप अंडरलाइन करेंगे, that is about B, about B को आप अंडरलाइन करेंगे, that is delta B by A, this is equals to A into X bar। X bar आप कहाँ से लोगे, X bar आप लोगे B से, ये आपको ध्यान रखना है। X bar आप हमेशा कहाँ से लोगे, X bar लोगे B से। ठीक है, मोमेंट लेना है, एरिया का मोमेंट किसके अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट। जिस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट के अबाउट आप क्या लोगे, उस पॉइंट के अबाउट आप लोगे मोमेंट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखेंगे आप, स्टार मार्क एक्स बार ऑलवेज फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक्स बार आप वहाँ से लोगे जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, वहाँ से आप क्या लेंगे, एक्स बार लेंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और इक्वेशन है जो अभी हमने लिखी थी, दैट इज दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ठीक है, एक बार वापस लिख देते इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एट बी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एट ए प्लस थीटा एट ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाई ए। दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए is equals to moment of area of M by EI diagram between A and B about B। about B आप बिल्कुल याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं, मोमेंट लेना पड़ता है, अबाउट बी ले लेते हैं ए से, मतलब सेंट्रोइड का डिस्टेंस लेना पड़ता है फ्रॉम पॉइंट बी, ले लेते हैं ए से, आंसर हो जाता है गलत, पता भी नहीं चलता है।
सो हमेशा एंड हमेशा एंड हमेशा कहाँ से लोगे, उस पॉइंट से आप मोमेंट लोगे जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस डेल्टा बी, तो क्या मैं इस डेल्टा बी को लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय ओ। सो कैन आई राइट डेल्टा बी बाय ओ is moment of area of M by EI diagram between O and B about B, लिख सकता हूँ मैं। सो कैलकुलेट कीजिए मोमेंट ऑफ एरिया। सो यू विल राइट डेल्टा बी बाय ओ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एट बी। अब ये पूरा एरिया का मोमेंट निकालना है फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से इस पूरे एरिया का मोमेंट निकालना है। तो पहले एरिया निकालिए, एरिया इज हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इज एल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, हाइट इज पी एल बाय ई आई। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज पी एल बाय ई आई इंटू, अब मोमेंट निकालना है तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी जी से। सी जी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा बी से डिस्टेंस होगा 2l/3, तो इंटू 2l/3 कितनी आ जाती है वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट PL² / 3EI। सो डेल्टा एट बी कितना आ गया, PL² / 3EI। डेल्टा एट बी इज PL² / 3EI। यही लिखा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, एट डेल्टा एट पॉइंट बी फॉर अ कैंटिलीवर बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज PL² / 3EI। यहाँ से भी वही आ रहा है PL² / 3EI। क्लियर है, सेकेंड थ्योरम समझ में आया। नाउ प्लीज राइट डाउन अ नोट, द अबोव statement can be said as the deflection at any section B with respect to tangent at any section O, that is delta B by O, this will be equals to moment of area of M by EI diagram between O and B about B। ठीक है, सो अगर O और B के बीच में बात करोगे तो O एंड B के बीच का मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M by EI डायग्राम लोगे अबाउट B। A और B के बीच में बात करोगे तो A और B के बीच में मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M by EI डायग्राम लोगे अबाउट पॉइंट B। मतलब जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालोगे उस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ एरिया लेना है। नाउ ये तो हमने डायरेक्टली वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। जो सेकेंड वाला इक्वेशन था दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाई ए, ये वाला भी इक्वेशन था हमारे पास। नाउ इस इक्वेशन से अगर मैं O और B की बात करूँ तो सो डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा O प्लस थीटा O इंटू ओ बी प्लस डेल्टा बी बाई ओ। क्या करना है आपको, सिर्फ ए को रिप्लेस कर देना है O से। ठीक है, ए को रिप्लेस कर दिया हमने O से। दिस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये इक्वेशन याद रखना है क्योंकि हमने ये इक्वेशन यहाँ से निकाली ना। देखिए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाई ए, ये इक्वेशन यहाँ से निकाली ना। नाउ ये जो स्ट्रक्चर था, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इजी और इसका आप इलास्टिक कर्व भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, इसका आप इजीली इलास्टिक कर्व बना सकते हो। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप ये इक्वेशन इजीली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर अगर स्ट्रक्चर में मल्टीपल लोडिंग है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे सैगिंग आ रहा है, कहाँ पे हॉगिंग आ रहा है, किस तरीके का इलास्टिक कर्व आ रहा है, आप वो नहीं बना सकोगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन नहीं याद होती है तो ये डायग्राम आप याद कर लो। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन वही रहेगी चाहे ये डायग्राम कैसा भी बन जाए। ठीक है, सो अगर मैं B और O की बात करूं तो B और O के लिए मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं। अब आप मुझे बताइए
What is the value of delta O? The value of delta O is 0 क्योंकि point O is what? Point O is a fixed support. What is the value of theta O? Theta O is 0 because theta O is what? Point O is what? Point O is a fixed support. So बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा डेल्टा B is equals to डेल्टा B by O. ठीक है, डेल्टा B is equals to what? डेल्टा B by O. ठीक है, ये हर पॉइंट के लिए वैलिड नहीं है. दिस इज वैलिड ओनली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डेल्टा बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट पर टेंजेंट की बात की गई है. ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को याद रखने का थोड़ा सा मैं तरीका आपको बता देता हूँ. दैट इज, अगर मैं पी क्यू की बात करूँ तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा पी प्लस थीटा पी इंटू पी क्यू प्लस डेल्टा क्यू बाई पी. अगर मैं एक्स वाई की बात करूँ तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस थीटा एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बाई एक्स. एम एन की बात करूँ तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस थीटा एम इंटू एम एन प्लस डेल्टा एन बाई एम. तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं. दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं बाय मोमेंट एरिया मेथड. इजी क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट जहाँ पे थोड़ा सा भी घुमाएगा ना, वहाँ पे आप बहुत गलती करने के बहुत चांसेस है. नाउ इस मेथड से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अभी और क्लियर होंगे. अभी सिर्फ आपका इस मोमेंट का बेस बना है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप में पढ़ेंगे हम. So this is it for the today's class. We'll meet in the next class and discuss some conceptual numerical on this method, that is area moment method. So thank you.